हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसकी वीडियो काफी लेट है मेरे साइड से, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में 3 पार्ट आ चुके हैं और लास्ट के पार्ट में मैंने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, इसके एडवांटेजेस बताए थे और उसके डिसएडवांटेजेस बताए थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे से कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो शायद मन है मेरा बताने का, तो मन है तो है भाई। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी आपका माइंड ऑफ हो, डिमोटिवेट हो, किसी काम करने का मन ना लगे, गुस्सा आ रहा हो या अच्छा फील नहीं हो रहा हो, तो मैं 3 वर्ड्स बताता हूं। ये मन ही मन एक बार गाइड कर लेना। 3 बार हंसना, हा आ हा, ही ही ही, हु हु हु। कैसा जगह ऐसे एक बार हंसना। ट्रिक है मेरी, मुझे अच्छा लगता है ये करना, तो शायद आप पे भी वर्क करेगा। चलिए, तो जिन बच्चों ने ऑर्गेनाइजिंग के जो वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं अटैच कर दूंगा, वहां वो 3 पार्ट देख लीजिएगा। आज है ये 4th पार्ट और आज यहां पर स्टार्ट होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जो मैनेजर होता है उसको काफी सारे वर्क दे दिए जाते हैं करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का यही किस्सा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में से एक मैनेजर होता है, उसको काफी सारे वर्क दे दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। यस सर, दे दिए जाते हैं। पर क्या ये मैनेजर सारे के सारे वर्क अकेला परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता सर। तो इसके लिए वो क्या होता है, वो अपने वर्क को बांट देता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। अपने वर्क को बांट देता है अलग अलग इंडिविजुअल में, उन सबकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, उन सबकी कैपेबिलिटी के अनुसार कि भाई ये काम आप संभालो, ये काम आप संभालो, ये काम आप संभालो। इसको हम कहते हैं उसने अपने वर्क को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट कर दिया। तो जब भी अपना वर्क को डेलीगेट करता है, यानी कि अपने काम को उसने बांट दिया, उस काम को बांटने को हम कहते हैं डेलीगेशन। क्या कहते हैं सर? डेलीगेशन कहते हैं। अब मैनेजर ने अपना वर्क बांट दिया, यस सर, इससे उसके क्या बेनिफिट है? अब वो अदर वर्क जो फर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर कुर्सी पर बैठ के या बेड पे आराम से बैठ के प्लान कर सकता है, प्लान कर सकता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन। और डेलीगेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है हमारी अथॉरिटी। दोनों का भी हम समझेंगे कि क्या होती है हमारी अथॉरिटी और क्या होती है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट डेलीगेशन हमें समझ में आ गया कि सर मैनेजर जब अपने टास्क को, अपने वर्क को अपने एम्प्लॉइज में उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार डिवाइड कर देता है ताकि वो और काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके, उसको हम क्या कहते हैं सर? डेलीगेशन कहते हैं। यस सर, ये बात तो हमारी क्लियर है और आपने समझाया, तो हमारे क्लियर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? ठीक है सर, आगे देखिए। अब यहां पर क्या होता है, जब वो अपनी पावर डेलीगेट करता है या वर्क को डेलीगेट करता है, तो उसके 3 तरीके होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एलिमेंट्स। किसके? डेलीगेशन के। डेलीगेशन के एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सर? वो एलिमेंट्स 3 होते हैं। एक होता है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आई होप आपने जब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे थे तब पढ़ा होगा। एक होता है हमारा अथॉरिटी और एक होता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 होते हैं बेटा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलत कर दिया मैंने, अकाउंटेबिलिटी होता है, माफ करना, निकल जाता हूं फ्लो में कभी कभी इधर। हाँ जी, तो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन सर, पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। 1 बाय 1 मैं इसको आपको क्लियर करता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, किसके बारे में क्या होता है। देखिए, जब एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को
सिर्फ कुछ वर्क करने का ऑब्लिगेशन दिया है। मतलब ये फाइल लो और इस पर ऐसे ऐसे अटेंडेंस चढ़ा देना, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊंगा तब वो एक्शन लेना। ये इसको मैं क्या कहूंगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स टू से रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसने पावर को ट्रांसफर नहीं करा, डिसीजन लेने की पावर तो उसी के पास है ना। उसने सिर्फ क्या करा है सर उसने सिर्फ ऑब्लिगेशन ट्रांसफर किया है कि तुम मेरा ये काम कर देना बस। अगर कोई डिसीजन लेना हो तो मुझ पे फोन करना, मैं तुम्हें फोन पे ब्लॉक कर दूंगा। मजाक था भाई, मजाक। क्या होता है सर रेस्पॉन्सिबिलिटी? सर जब मैनेजर अपना कोई काम दे देता है अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, और डिसीजन लेने की पावर नहीं देता, डिसीजन लेने का हक नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर अगर उसने डिसीजन लेने का भी हक दे दिया है तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं अथॉरिटी। क्या कहते हैं, अथॉरिटी। व्हेन मैनेजर ट्रांसफर द पावर टू टेक डिसीजन टू देयर एम्प्लॉइज या सुपीरियर्स, उसको हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। आपके मालिक ने, आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि ये फाइल बना देना, और अगर कोई डिसीजन लेना पड़े, कोई दिक्कत आए तो मेरे को परेशान मत करना, अपने आप जो डिसीजन सही लगे वो ले लेना, इसको हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है सर? रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे पावर टू टेक डिसीजन ट्रांसफर नहीं हुई है, और अथॉरिटी जहां पे पावर टू टेक डिसीजन ट्रांसफर हो गई है। तीसरा एलिमेंट आता है बेटा हमारा, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को यहां पर मेजर करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, हम किसी चीज को यहां पर मेजर करेंगे। क्या होता है, जब मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को वर्क देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो वो वही एक्सपेक्ट करता है कि उसने जितना सोचा था उसके जो एम्प्लॉय है वैसा ही काम करेगा। तो जो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, मैनेजर ने जितना वर्क दिया था और एक्चुअल में कितना वर्क हुआ उसको चेक किया जाता है अकाउंटेबिलिटी में, कि क्या जो वर्क हुआ है वो उतना ही हुआ है जैसे मैंने कहा था, या उसमें कोई फर्क है। उसको हम कहते हैं क्या, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में यानी कि सर मेजर किया जाता है कि वर्क उतना ही हुआ है, या उससे अच्छा हुआ है, या उससे बेकार हुआ है। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब इंपोर्टेंस क्या है, अगर हम डेलीगेशन करते हैं तो इसके फायदे क्या है सर? अगर हम डेलीगेशन करते हैं तो इसके फायदे क्या हैं, जिससे मैं कह रहा हूं इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फायदे बहुत हैं, समझेंगे सर एक एक बार में। सबसे पहला होता है हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव टिव लगा हुआ है, यानी कि जब हम डेलीगेशन प्रोसेस को करते हैं तो मैनेजर के जो डेली के रूटीन है वो तो पास हो गए, किस पर, सबऑर्डिनेट्स पर। अब वो फ्री है जो भी उसके पास इंपॉर्टेंट मैटर है उनके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मैनेजर का मेन वर्क क्या होता है, सारे वर्क को इफेक्टिवली करना, एफिशिएंट तरीके से करना। उसने कुछ काम डेलीगेट कर दिया अपने सुपीरियर्स पर, अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उन सारे कामों को इफेक्टिवली बनाए, कैसे, अदर मैटर पे भी ध्यान देकर। यस सर, ये तो हमारा हो गया पहला इंपोर्टेंस। दूसरा इंपोर्टेंस क्या होता है डेलीगेशन का? दूसरा इंपोर्टेंस होता है जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। सर कैसे? जब हम किसी एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉय है जो छोटे लेवल पे वर्क कर रहा है, यानी कि उस लेवल पे कवर नहीं कर रहा जो मैनेजर का लेवल है, तो जब मैनेजर अपने लेवल का वर्क उसे ट्रांसफर करता है तो उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिसका फायदा हो सकता है फ्यूचर में उसे उसका बेनिफिट मिले, फ्यूचर में उसकी स्किल डेवलप्ड हो, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होना। थर्ड पार्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होता है, आपको याद हो जब आपके टीचर कोई वर्क आपको देते हैं तो आप बड़ी खुशी से जाते हैं और उस वर्क को करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेट होते हैं कि आपके टीचर सिर्फ आपसे वर्क करवा रहे हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। जब हम अपने वर्क को डेलीगेट करते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं उस वर्क को करने के, कि चलो हमारे मैनेजर को हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि वो अपना वर्क हमसे करवा रहा है।
फोर्थ आ जाता है हमारा फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। मतलब जब डेलीगेशन की प्रोसेस होती है, जब मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सब ऑर्डिनेट्स को ध्यान वो बांट रहा है, तो मैंने क्या कहा था, वो ऐसे थोड़ी ना कोई भाई वो तो भंडारा तो हो नहीं रहा कि आओ प्यारे वीरों और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाओ। वो सबकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, सबकी कैपेबिलिटी के अनुसार बांटता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जब भी हम किसी एक पर्सन को रिपीटेडली एक ही तरीके का वर्क करवाते हैं, तो आपको मालूम होगा वो उस चीज में स्पेशलिस्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्या, स्पेशलाइजेशन। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट जिसे मैं कहूंगा, जिसे हम कहेंगे बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरिटेज। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरिटेज इसका मतलब क्या है, डेलीगेशन क्या करता है, डेलीगेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में एक रिलेशनशिप बनाता है, जिसे हम कहते हैं हेरिटेज। यानी कि जैसे जैसे आप अपनी एक पावर ट्रांसफर करोगे, वैसे वैसे उनमें एक रिलेशनशिप बनेगा कि उनको वर्क को किसको परफॉर्म करके देना है, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट हेरिटेज। सिक्स पॉइंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जब भी हम डेलीगेट करते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय को मालूम है कि हमें वर्क दिया गया है, तो हमें इसको वर्क को काम को करके देना है, और काम को करने के बाद सारे क्वेश्चंस भी हमें देने हैं कि हमने काम को सही कैसे किया या गलत कैसे किया। तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव होता है। एंड द लास्ट वन इज रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। जाहिर सी बात है सर, मैनेजर ने अपना वर्क ट्रांसफर कर दिया, इससे क्या होगा, इससे जो मैनेजर पे लोड आ जाता है एक्स्ट्रा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है। उसके बाद जो आपकी एक मेन हेडिंग आती है, जो आपका प्रिंसिपल भी रहा है इसी चैप्टर में है, वो है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये रिलेटेड टर्म ही होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। यानी कि जो हमारी कंपनी की पावर है या अथॉरिटी है, वो कुछ ही हाथों में रहनी चाहिए, जैसे कि सिर्फ टॉप लेवल में, उसमें मैं क्या कहूंगा, सेंट्रलाइजेशन। और वहीं मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है सर हमारे से, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास पावर है, जो आपके पास अथॉरिटी है, जो आपका सिस्टम है, वो सारे लेवल में फ्लो होना चाहिए। यानी कि टॉप में भी, मिडिल में भी और लोअर में भी। उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। आपकी कोई पॉलिसी आई, आपका कोई प्लान आया, आपने वो टॉप से लेकर मिडिल तक, लोअर तक सबको बताया, ये हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन। जब आपकी पावर और अथॉरिटी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है, वो क्या है हमारा, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना? तो इसके रिलेशनशिप होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होते हैं। क्या होते हैं रिलेशनशिप, देखिए सबसे पहला बताता हूं मैं आपको। पॉइंट नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन एक एक्सटेंशन होता है डेलीगेशन का। मतलब डेलीगेशन हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, कि सर अपने वर्क को एम्प्लॉयज में ट्रांसफर करना। डेलीगेशन में क्या होता था, हम अथॉरिटी देते थे या तो 2 लोगों में, ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 से ज्यादा लोगों में होती है। भाई टॉप में भी जाएगा, फिर मिडिल में भी जाएगा, फिर लोअर में भी जाएगा। डायरेक्टर से प्रोडक्शन हेड, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर फोरमैन, फिर मशीन ऑपरेटर। इसको मैं क्या कहूंगा, डिसेंट्रलाइजेशन। और डेलीगेशन क्या होता है, एक पर्सन ने एक अपना काम दूसरे पर्सन को दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। फिर उस पर्सन ने तीसरे को दिया, डेलीगेट कर रहे हैं। फिर उस पर्सन ने किसी और को दिया, डेलीगेट कर रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स चलते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन और उसमें रिलेशन क्या है कि सर डेलीगेशन में तो हम 1 या 2 में ही डेलीगेट होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में 1 से ज्यादा लोगों में होता है। दूसरी चीज, दूसरा जो इनमें रिलेशन है
वो क्या है, दूसरा रिलेशन है कि जो हमारा डेलीगेशन है वो नेसेसरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी सर, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की इंपोर्टेंस क्या है। सर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन की आपने इंपोर्टेंस नहीं बताई, फीचर नहीं बताया, नहीं बेटा, वो आपके बुक में भी नहीं है और ना ही आपके पूछा जाता है। इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहला भाई, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं यहां पर आप वो सारे पॉइंट लिख सकते हो जो आपने डेलीगेशन की इंपोर्टेंस में लिखे हैं। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास काफी सारे इनिशिएटिव आते हैं। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जब लोग अपनी अपनी राय देते हैं हमें, हर पर्सन का डेवलपमेंट होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। क्विक डिसीजन मतलब आपके पास टॉप लेवल भी मौजूद, मिडिल लेवल मौजूद और लोअर भी मौजूद, तो कोई फैसला लेना है तुरंत पूछो तुरंत फैसला ले लो, क्विक डिसीजन मेकिंग। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, भाई आपने वर्क अपना सारा डेलीगेट कर रखा है, डिसेंट्रलाइज कर रखा है ना। तो ये थी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की कहानी। यहां पर आपका जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है वो खत्म होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ हाईलाइट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 9690105047। आप अपने रिलेटेड डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।